नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अनु कपूर आप सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर। हिंदी फिल्म्स की वजह से हम कह सकते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गोवा से मेघालय तक भारत एक सूत्र में बंध जाता है। आप ताज्जुब करेंगे अगर आप केरला में भी चले जाएं तो लोग रफ़ी साहब के गाने सुनकर ही बड़े हुए हैं, और हिंदी का मतलब रफ़ी के गाने हैं, हिंदी का मतलब किशोर कुमार के गाने। तो कुल मिलाकर हर खुशी में, हर जज्बात में, खुशी हो कि गम हो, खिलखिलाना हो कि पार्टी हो, इन्हीं फिल्मी गीतों का हम सहारा लेते हैं। ये सारे गीत हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। आज इसी प्रोग्राम में कुछ किस्से सुनाऊंगा, गीत तो सुनाता हूं। आज आप सुनेंगे एक्टर विनोद खन्ना की एक फिल्म में अरुणा ईरानी को डांस नंबर समझाने वाला विनोद का भाई निकला। 25 साल पहले उनके स्कूल के दिनों का प्यार। दूसरी कहानी में सचिन देव बर्मन और देवानंद से जुड़ा एक अनोखा किस्सा। जब लता मंगेशकर की तबीयत खराब हुई तो चेकअप के बाद डॉक्टर ने किया एक सनसनीखेज खुलासा। क्या था? कहते हैं कि आदमी की जबान पे कभी कभी सरस्वती बैठ जाती है और जो भी कहा जाता है वो सच हो जाता है। ऐसा ही हुआ वहीदा रहमान के साथ। मजाक मजाक में उन्होंने एक्सीडेंट की बात कह दी जो रियल लाइफ में भी हो गया। ये किस्सा क्या था, क्या मजाक था, रियलिटी में क्या हुआ, ये सब सुनाऊंगा, मगर फिलहाल तो शुरुआत करते हैं एक मधुर गीत के साथ। दोस्तों, यूं तो अरुणा ईरानी ने अपने पिता की मर्जी के कारण छोटी सी उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। घर के हालात ऐसे थे। मगर अरुणा ईरानी जब अपनी टीन एज में थी तब वो अपने स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के प्रमोद को पसंद करने लगी थी। जाहिर है कि ये पसंद जो थी वन साइडेड नहीं थी। प्रमोद भी चाहने लगा। दोनों एक साथ खेलते और स्कूल खत्म होने पर प्रमोद घर तक अरुणा को छोड़ने भी आया करता था। साथ बैठकर वक्त बिताते, लंच करते। अपने इस बचपन के इन्फैचुएशन या प्रेम का इजहार अरुणा जी ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में किया है, और इसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले कि ये कहानी आगे बढ़ती, प्रमोद बंबई छोड़कर चला गया। अरुणा जी कुल मिलाकर 8 भाई बहन थे, जिसके चलते उनके पिता सभी बच्चों का जिम्मा नहीं उठा सकते थे, और इसी की वजह से शायद अरुणा ईरानी को भी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। घर की परेशानियों के चलते स्ट्रगल करते फिल्मों में काम करने के लिए आगे बढ़ गईं, बिजी हो गईं। जनाब, काफ़ी सालों के स्ट्रगल के बाद जब अरुणा ईरानी ने फिल्म इंडस्ट्री में एक अपनी जगह बना ली, मुकाम बना लिया, तब तक प्रमोद एक अफसाना बन गया था, माजी का, पास्ट का। अब होता क्या है कि अरुणा के पास विनोद खन्ना अपनी एक फिल्म में डांस नंबर का ऑफर लेकर आए। अरुणा के हाँ कहने पर, उनसे डिटेल पूछने पर उन्होंने कहा कि उनका भाई ये फिल्म बना रहा है और बाकी की डिटेल वो ही समझा देगा। इसके कुछ दिनों के बाद जब अरुणा विनोद के भाई से मिली तो वो अरुणा ईरानी को फिल्म की सिचुएशन तो समझा रहा था, लेकिन साथ साथ बहुत जबरदस्त स्टेयर किए जा रहा था, घूरे चला जा रहा था। अरुणा ईरानी को अटपटा लगा, लेकिन थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट भी था, लेकिन कुछ बोला नहीं उन्होंने। विनोद का भाई है। अचानक एक बात स्ट्राइक हुई उनके दिमाग में कि ये इसकी आंखें बड़ी जानी पहचानी लग रही हैं, और अब विनोद का भाई जोर जोर से हंसने लगा। अरुणा को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, और तब उस प्रोड्यूसर यानी कि विनोद के भाई ने कहा, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मगर मैं तुम्हें पहचान गया हूं। मैं वही तुम्हारे साथ पढ़ने वाला प्रमोद हूं जो 25 साल पहले तुमसे अलग हो गया था, चला गया था। जनाब, बात है 60s की। एसटी बर्मन को हार्ट अटैक हुआ और उनकी तबीयत इस कदर बिगड़ गई कि उन्हें कई दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा। जब यह घटना हुई तब सचिन दा
गाइड के संगीत पर काम कर रहे थे और फिल्म की एक धुन भी बना डाली थी उन्होंने। देव साहब उन दिनों अमेरिका में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें सचिन दा के दिल के दौरे के बारे में पता चला तो फौरन वापस आ गए बॉम्बे और तुरंत मिलने पहुंचे हॉस्पिटल। सचिन दा देव को देखकर खुश तो हुए, लेकिन कहा कि देव, मुझे नहीं लगता कि मैं अब लंबे टाइम तक कोई काम कर पाऊंगा, इसलिए मेरी जगह तुम फिल्म का संगीत किसी और से करवा लो। देव साहब ने सुना और उनसे कहा, दादा, गाइड फिल्म आपके संगीत के बिना अधूरी है दादा। मैं आपके रिकवर होने का, ठीक होने का इंतजार करूंगा। यह सुनकर बर्मन दा इमोशनल हो गए और भरे गले से बोले कि देव, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अगर मैं इस हार्ट अटैक से निकल नहीं पाया तो। इस पर देवानंद ने दादा का हाथ पकड़ लिया और बहुत इमोशनल हो गए और देवानंद ने बोला कि दादा, अगर ऐसा हुआ कि आप हॉस्पिटल से वापस नहीं घर पहुंचे तो मेरी फिल्म गाइड में सिर्फ एक गीत होगा जो आपने बनाया। क्या बात। और इस फिल्म के लिए मैं किसी और को म्यूजिक डायरेक्टर नहीं लूंगा। कुछ कहना बाकी रह गया? बहुत बड़ी बात थी कि दादा, अगर आप नहीं हैं तो जो आप, उन्होंने एक गीत कंपोज किया था, बस यही होगा, कोई और नहीं आएगा। लेकिन कुदरत को यह मंजूर था कि दादा गाइड के इस महान संगीत से हमें परिचित करवाएं, और हम बहुत खुशनसीब हैं कि सचिन देव बर्मन के बनाए हुए गाइड के गीत तब से लेकर आज तक हम सुन रहे हैं, और हिंदी फिल्म संगीत का ये अनमोल खजाना है। दिन ढल जाए रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। 1962 की एक फिल्म, 20 साल बाद के एक गाने को रिकॉर्ड करने से पहले लता जी हो गई बीमार। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत कुमार जी गीत रिकॉर्ड करने को तैयार थे, म्यूजिशियन, स्टाफ, स्टूडियो सब रेडी, मगर लता मंगेशकर रिकॉर्डिंग में नहीं आ सकी। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन जब लता मंगेशकर सुबह सोकर उठी तो उन्हें लगा कि तबीयत कुछ गड़बड़ है, पेट अपसेट था, लगा थोड़ा आराम करने पे शायद तबीयत बेटर हो जाए, मगर जैसे जैसे दिन चढ़ा वैसे वैसे हालत, तबीयत बिगड़ने लगी। अचानक वॉमिट शुरू हो गई, ग्रीन ग्रीन स्टफ निकलना शुरू हो गया। शी स्टार्टेड थ्रोइंग अप। डॉक्टर बुलाया गया, बहुत कमजोरी आ गई थी, बिस्तर पकड़ के बैठ गई, लेट गई। डॉक्टर ने चेकअप किया घर पर, और जब एक्सरे निकाला गया तो डॉक्टर्स परेशान हो गए। फैमिली वालों ने पूछा, बताइए आप क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा, लता जी को खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जहर दिया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं परिवार की क्या हालत हुई होगी। और यह निर्णय लिया गया इस खबर को सुनकर। लता जी की बहन उषा मंगेशकर ने सभी लोगों को जो किचन में जाते थे सख्त इंस्ट्रक्शन दिया, कोई खाना नहीं बनाएगा, आज के बाद उषा मंगेशकर अपनी दीदी लता के लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाएंगी। पहले बनाता था कुक, वो दिखाई नहीं दिया। बहुत ढूंढा, खोज की, घर पर नहीं दिखा, बाहर ढूंढा, पता नहीं पड़ा। हो सकता है डॉक्टर के आते ही मौका देखकर भाग गया हो। लाख कोशिशें करने के बाद, सर्च करने के बाद, ये कुक जो उनके घर पे खाना बनाता था, इसका कोई ट्रेस नहीं मिला, ना ही वो अपनी बची हुई पगार लेने आया।
तो सबने ये निष्कर्ष निकाला कि जरूर किसी ने लता मंगेशकर के खिलाफ साजिश रची होगी और इस कुक को डिप्यूट किया होगा ऐसा काम करने के लिए। आप ताज्जुब करेंगे दोस्तों, इस स्लो पॉइजनिंग की ट्रेजेडी के बाद लता जी को वापस रिकवर होने में पूरे 3 महीने लग गए। घर पे ही इलाज होता रहा। उनके इलाज के दौरान उनके एक दोस्त ने उनका बहुत साथ दिया और वो थे शायर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी साहब। मजरूह साहब शाम रोज 6 बजे घर पहुंच जाते लता जी के और घंटों तक उन्हें कविताएं सुनाते, शायरी सुनाते, गप्पे मारते। इस तरह ये सिलसिला लगातार 3 महीने तक मजरूह साहब ने जारी रखा, जब तक कि लता जी बिल्कुल फिट नहीं हो गई। और 3 महीने की बीमारी से रिकवर होने के बाद जो उन्होंने पहला गीत गाया वो था हेमंत कुमार जी की फिल्म 20 साल बाद का, और गीत के बोल थे कहीं दीप जले कहीं दिल। दोस्तों, अब बात करते हैं वहीदा रहमान के जीवन से जुड़े इस किस्से की, जब उन्होंने मजाक में ऐसे कैजुअली जो कहते थे एक्सीडेंट की बात कही और कुछ ही दिनों में वाकई में उनका एक्सीडेंट हो गया। ये वाकया है गुरदत्त की फिल्म कागज़ के फूल के समय का। हुआ यूं कि इस फिल्म में हीरोइन थी वहीदा रहमान ऑब्वियसली, जिनके साथ फिल्म का एक सीन शूट होना था। सीन कुछ इस तरह का था, कार का एक्सीडेंट हो जाता है, उन्हें चोट लग जाती है, तो सीन शूट करने के दौरान चेहरे पर मेकअप करके वो जो फिल्मी ब्लड लगाया गया। इस सीन के ओके होने के बाद वहीदा जी ने परवाह नहीं की और बगैर मेकअप रिमूव किए घर चली जाती है। मेकअप, आप समझ रहे हैं, मेकअप रिमूव नहीं किया और घर पहुंच गई। शायद एक प्रैंक करना चाहती थी, मजाक करना चाहती थी, घर वालों को डराना चाहती थी। वहीदा ने प्लान के हिसाब से घर पहुंचते ही वो अपनी एक्टिंग शुरू कर दी। दर्द और कहानी जी हाँ, दर्द का। और घर वालों से कहा कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है, चोटें आई हैं। घर वालों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसा मजाक करेंगी, और सभी लोग खून देखकर घबरा गए। उनसे बोले तुम्हें इस तरह अकेले नहीं आना चाहिए था, हमें बुला लिया होता या फिर सीधी डॉक्टर के पास चली जाती, इतनी चोट आई है। वो सीरियसली ले बैठे, उनके कहीं इमेजिनेशन भी नहीं था कि ये सब ड्रामा हो रहा है। वहीदा ने जब देखा कि सभी उनके मजाक को सच समझ बैठे हैं, तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया कि भाई मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ, वो हंसी, सारे घर वालों को माजरा समझ में आ गया और डांट भी पड़ी उनकी। घर के लोगों ने डांटा, खबरदार इस तरह का गंदा मजाक करने की कोशिश की गई। साहब बात आई गई हो गई, लेकिन वहीदा को यह पता नहीं था कि उनके मजाक में की गई ये बात एक दिन सच हो जाएगी। एक दिन जब वो घर लौट रही थी तो सचमुच कार का एक्सीडेंट हो गया। मामूली चोटें आई थी, खैर थोड़ी सी ड्रेसिंग के बाद सही सलामत घर आ गई। घर आने पर उन्होंने जब सबको बताया कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, मगर चिंता की कोई बात नहीं है, तो भेड़िया आया। सही में आ गया। तो पहले तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, मगर बाद में हकीकत सबके सामने आ गई। अपने एक इंटरव्यू में इस घटना को याद करते हुए वहीदा जी बताती हैं कि इस घटना के बाद उन्होंने कसम खा ली कि वो इस तरह का मजाक कभी नहीं करेंगी, क्योंकि पता नहीं कब वक्त उनके साथ क्या हंसी सितम कर जाए। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। What a marvelous composition by great maestro S.D. Burman and written by another maestro Kaifi Azmi. बात मनमोहन देसाई की और उनकी पहली फिल्म छलिया की। बात उन दिनों की है जब मनमोहन देसाई अपने बड़े भाई सुभाष देसाई को असिस्ट किया करते थे। उम्र होगी तकरीबन 22 साल। बड़े भाई सुभाष देसाई ने मनमोहन को एक फिल्म डायरेक्ट करने का मौका दिया और पूछा फिल्म में किसे लेना चाहते हो। मनमोहन तुरंत बोले मैं राज कपूर नूतन का बड़ा फैन हूं, उन्हें फिल्म में लेना चाहता हूं। इसके बाद सुभाष देसाई ने राज कपूर से फिल्म के लिए बात की
कहा मेरा छोटा भाई है मनमोहन, फिल्म को डायरेक्ट करने जा रहा है। राज कपूर ने सुभाष से कहा कि ठीक है वो तुम्हारा भाई है, लेकिन क्या वो फिल्म बना पाएगा, डायरेक्ट कर पाएगा? इसलिए इस फिल्म में काम करने के लिए मेरी एक शर्त है, पहले मैं कुछ दिन उसका काम देखूंगा और अगर नहीं जमा तो हम डायरेक्टर चेंज कर देंगे। बोलिए मंजूर मिस्टर देसाई? मिस्टर सुभाष देसाई मान गए, लेकिन उन्होंने ये बात अपने छोटे भाई मनमोहन को नहीं बताई। उन्होंने मनमोहन से यही कहा कि राज कपूर जी फिल्म करने को राजी हो गए, काम शुरू करो। और इस तरह से फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ शूटिंग में जुट गए मनमोहन देसाई। जब फिल्म के टाइटल सॉन्ग की शूटिंग पूरी हुई तो राज कपूर मनमोहन के काम से बहुत खुश हो गए और उन्होंने मनमोहन से कहा, यू आर ऑन, अब फाइनली इस फिल्म के डायरेक्टर तुम बन ही गए हो। मनमोहन देसाई को राज कपूर की बात समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि असल में बात क्या थी। मनमोहन देसाई ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि अच्छा हुआ कि उनके भाई साहब ने ये ट्रायल वाली बात उन्हें नहीं बताई, वरना वो बहुत घबरा जाते और उनका ध्यान नर्वसनेस की वजह से भटक जाता और फिल्म को डायरेक्ट करने की जगह वो स्टार राज कपूर को खुश करने में लग जाते। तो इस तरह मनमोहन देसाई को मिली उनकी पहली इंडिपेंडेंट फिल्म एज ए डायरेक्टर, जिसका नाम था छलिया। शोले की शूटिंग के दौरान पूरी तरह से धर्मेंद्र को चक्कर आ गए थे हेमा मालिनी के ऊपर। आप समझ, अपन हिंदी भाषी प्रदेश के लोग हैं और पूरी तरह से हेमा मालिनी की खूबसूरती, उनकी सुंदरता में जकड़ गए थे, लट्टू हो गए। जी बिल्कुल, पूरी तरह से लट्टू, बजरबट्टू। और आप ताज्जुब करेंगे कि वो हर कोशिश किया करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा समय वो हेमा मालिनी के साथ बिता सकें। जब भी शोले की शूटिंग के दौरान कोई रोमांटिक सीन होता तो कोई ना कोई ऐसा पैतरा अपनाते जिससे शॉट डिले हो जाए, ज्यादा हो जाए। रीटेक। कोई जी रीटेक, एग्जैक्टली। तो रीटेक करने के लिए जरूरी था कि कोई ना कोई मिस्टेक हो ताकि रीटेक हो सके, तो ज्यादा हीरोइन के पास रहने का मौका मिल जाए। किस्सा सुनिए, शोले पर लिखी एक किताब से निकालकर ये किस्सा सुना रहा हूं। एक बार शूटिंग के दौरान धर्म और हेमा के बीच एक शॉट फिल्माया जाना था, तो धर्म ने लाइट बॉय को, लाइटमैन को पैसे दिए और कहा, देख जानबूझकर गलती कर देना। और इसके लिए उन्होंने सीक्रेट कोड भी बना लिखा था। कोड ये था कि जब धर्मेंद्र, कोड सुनिएगा, कोड ये था कि जब धर्मेंद्र अपने कान को खींचेंगे तो लाइटमैन को गलती करनी थी। जैसे कि ट्रॉली की मूवमेंट में गलती कर देना या फिर रिफ्लेक्टर जरा सा शेक कर देना, लाइट चली जाएगी। तो जब तक धर्मेंद्र चाहते तब तक ये लाइटमैन गलती पे गलती करता रहा। खैर जैसे तैसे कई सारे रीटेक्स के बाद ये शॉट ओके हुआ, मगर कोई ये बात पकड़ नहीं पाया कि ये धर्मपा जी की चाल थी। इस तरह की गलती करने के लिए धर्मेंद्र ने उस लाइटमैन को पर मिस्टेक 100 रुपीज दिए थे। अच्छा पैकेज है। अच्छा पैकेज था। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, उस दिन धर्मेंद्र के कहने पर उस लाइटमैन ने 20 बार गलती की और शूटिंग खत्म होने के समय लाइटमैन की जेब में 2000 रुपए थे। बहुत बड़ी रकम थी। यही नहीं, धर्मेंद्र फिल्म के डायरेक्टर रमेश सप्पी से भी उनके लिए हेमा से अच्छी अच्छी बातें करने को कहा करते थे ताकि हेमा की नजरों में उनकी अच्छी इमेज बनी रहे। मौसी जी बनी रहे। मैं अब आपको अपने साथ घटा हुआ एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। कबीर जब मैंने की थी तो एक ब्रीफ पीरियड के लिए जगत दादा, जो मेकअप आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे, जगत दादा ने मेरा मेकअप किया है। इत्तेफाक से जगत दादा कुछ समय तक धर्म जी के भी मेकअप मैन रहे। बुजुर्ग आदमी थे, तो जगत दादा बताते थे कि ये आते थे थोड़ा सा टुन्न लगाए हुए
और कहते थे दादा तू बुजुर्ग है आशीर्वाद दे। जगत दादा ने कहा भाई आप हमारे बॉस हो, मैं हमेशा आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरी सारी दुआएं। बताओ किसके लिए? दादा आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे ये मदरासन पट जाए। ये आज जगत दादा नहीं है तो उनको याद करते हुए मैं एक किस्सा सुना रहा हूँ जो जगत दादा ने मुझे सुनाया था। आज मैं आपसे विदा लेता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, वंदे मातरम।